Hello बेटे, I hope all of you are well and also your study is going very well. Last time हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं तो किसी भी दो चीजों का टकराना, ठीक है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो कोलिजन क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराए हैं, उन्होंने क्या किया है, फोर्स लगाया है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाया है एक दूसरे पर एक छोटे से टाइम के लिए। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक कल वाली वीडियो से क्लियर होगा ये। उसके बाद हमने देखे थे कोलिजन की टाइप्स। कोलिजन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन जो मेनली है वो वर्क किस पर करता है, तो किस पर वर्क करता है, दो की रूल्स है। पहला तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। और दूसरा की रूल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। इन की रूल्स पर क्या करता है हमारा कोलिजन जो है, वो उसके थ्रू हम सारे फोर्सेस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हम अब भी देखो, कोई भी जो डे टू डे लाइफ में जितने भी कोलिजन हो रहे हैं हमारे नेचर में, कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होता कि नॉर्मली बिल्कुल ही अपनी वेलोसिटी को क्या कर दे, दोनों ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही अपनी वेलोसिटी को छोड़ दें, ठीक है। तो ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक होता है, ना ही कोई परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो ये जो कोलिजन है किस मात्रा तक हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, तो किस चीज से डिफाइन करते हैं कि कोई भी कोलिजन कितना परफेक्टली इलास्टिक है या फिर कितना परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये जो चीज हमें बताती है वो एक फैक्टर डिसाइड करता है, और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहते हैं, देख, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और रेजिलियंस, रेजिलियंस, ये स्पेलिंग होगी भाई, शायद देख लेना, स्पेलिंग तो आपकी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, तो जो आपके पास इलास्टिसिटी होती है, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज डिटरमाइंड बाय इट, द, या फिर ये लिख लो, इट टेल्स अस about the degree of elasticity। किसके बारे में बताता है ये, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। एक्चुअली अभी हमने कहा कि एक्चुअली नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, कोई भी ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। दोनों में क्या डिफरेंस था, टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों में क्या थी, कंजर्व्ड थी। बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही डिफरेंस था दोनों में, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा था। तो ये चीजें कितना काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, या कोई कोलिजन कितना इलास्टिक है कितना इन इलास्टिक है, तो उसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। तो वो कौन बताता है, वो हमें बताता है अबाउट ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, रेजिलियंस, ठीक है। तो ये हमें उस चीज के बारे में बताता है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगी, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब करेंगे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ, अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आएंगे नहीं तो कोलिजन भी कभी भी नहीं होगा।
तो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, किससे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। इसको हम ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और क्या हो जाएगा हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू, ये रिलेटिव है, रिलेटिव टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये होता है आफ्टर कोलिजन और ये होता है आपके पास बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन और ये होता है आपके पास बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब देखो आपके पास क्या थे, दो ऑब्जेक्ट्स थे, मान लो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स m1 m2। ठीक है, मासेस m1 m2 है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ, तो क्या ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करना मतलब एक दूसरे की तरफ आना। ठीक है, अब ये एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे, तो क्या इनमें कभी कोलिजन होगा, नहीं। कोलिजन होने के लिए क्या है, क्या जरूरी है कि ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें। ठीक है, अब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने के बाद जब, तो कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी है वो भी रिलेटिव वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो वो वाली वेलोसिटी, उसका रेशियो, वो तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आफ्टर कोलिजन मान लो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ठीक है, टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में, दूसरी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में, कोलिजन होने के बाद तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए मान लो। ठीक है, अब ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए तो सेपरेट हो गए। अब जो सेपरेशन के रिलेटिव वेलोसिटी है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में किस सेपरेशन से चल रहा है, उसको आप क्या कहोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कब होता है, कोलिजन होने के बाद, और अप्रोच कब होता है, कोलिजन होने से पहले। तो जो इसका रेशियो होता है उसको आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस है, किसके बारे में बताता है हमें, कि कोई भी कोलिजन कितना परफेक्टली इलास्टिक है और कितना परफेक्टली इन इलास्टिक है। दूसरी चीज, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, बिकॉज ऊपर भी वेलोसिटी की यूनिट आएंगी, नीचे भी वेलोसिटी की यूनिट्स आएंगी। सिमिलरली कोई डायमेंशन भी नहीं होता, ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, अब देखो फॉर परफेक्टली इलास्टिक, ये लिख लो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन ई कितना होता है, 0। ये देखो ये कैसे होता है, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो किसके बराबर होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसी वेलोसिटी के साथ अगर वापस चले जाए, सेपरेट हो जाए, जिस वेलोसिटी के साथ वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उस टाइम पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में अगर ऑब्जेक्ट कोलिजन होने के बाद चिपक जाए, ठीक है, कोलिजन होने के बाद चिपक जाए ही ना कहीं, तो उनकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से 0 हो चुकी है। अब सेपरेट हुए ही नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, 0। अब ऊपर 0 अपन समथिंग 0, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब एक और चीज देखो भाई, आप लोग ये कह देते हो कि ये समझ में नहीं आया। फिजिक्स में अगर आपने एक टॉपिक नहीं समझा ना तो आगे का टॉपिक आपको नहीं आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को 10 बार करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप स्किप करने का तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप स्किप कर करके देख रहे हो या फिर ऐसा नहीं। आप अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, और जब लाइफ के लिए पढ़ रहे हो ना तो एकदम अच्छे से पढ़ो उस चीज को, ना कि आप स्किप कर दो चीजों को। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन।
हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में। इलास्टिक कोलिजन है दैट मीन्स वहां पर ना तो मोमेंटम का कोई लॉस हुआ होगा और ना ही एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस हुआ होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी इनिशियली और आफ्टर में, और मोमेंटम भी बराबर होगा। ठीक है, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर देखो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, लेट अस consider a closed and isolated system of two bodies। हमने एक सिस्टम मान लिया क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम है दो बॉडीज का, having masses m1 and m2 and velocities u1 and u2। ठीक है, और यहां पर है u1 ग्रेटर देन u2। ठीक है, u1 ग्रेटर देन u2। मूविंग इनिशियली along a straight line। दोनों क्या कर रहे हैं, एक सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। सेम और लिख लेना, सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट strikes one another, and get aparted with velocity v1 and v2, and v1 is less than v2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो देखो भाई, जो ये हमने यहाँ पर रामायण लिख दी, इसका मतलब क्या है अभी समझ लेते हैं। हमने क्या माना है, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम माना है। अगर आप लोगों को ध्यान ना हो तो स्टार लगा के लिख लेना। क्लोज सिस्टम मतलब क्या होता है, नो मास एंटर्स और लीव द सिस्टम। नो मास एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ना तो उस सिस्टम में कोई भी मास अंदर आएगा और ना ही कोई भी मास बाहर जाएगा। मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 के 40 बच्चे, जब तक वो 40 बच्चे हैं वही क्लास में रहें, उस बाहर से ना कोई अंदर आए और ना अंदर से कोई बाहर जाए, तो वो क्लासरूम कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। क्यों, क्योंकि वो 40 बच्चे थे, उनका जितना मास है उतना ही रहेगा, बिल्कुल नहीं कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स वो कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, ना तो कोई मास अंदर आ रहा है ना ही बाहर जा रहा है। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुआ तो वो सिस्टम क्लोज नहीं रहा। क्यों, क्योंकि टीचर का मास भी अब सिस्टम में ऐड हो गया है। ठीक है, या फिर कोई एक बच्चा उठकर बाहर चला जाए तो भी वो सिस्टम क्या है, क्लोज्ड नहीं बचता है। नेक्स्ट है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, मान लो दो दोस्त आपस में एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं, चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को जितना मार रहा है दूसरा भी पहले को उतना ही मार रहा है। अब तीसरा बाहर से अगर कोई उसको मारने लग जाए, ठीक है, तो वो आइसोलेटेड नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि बाहर वाला तो अपना एक्सटर्नल अपनी खुन्नस निकाल रहा है दोनों की लड़ाई में। वो कहते हैं ना, बिल्ली बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, तो वो वाली कहानी करके चला गया। ठीक है, तो अगर वो बिल्ली दोनों आपस में लड़ाई कर रही हैं तब तो आइसोलेटेड, और जैसे ही उन्होंने बंदर को ऐड कर लिया तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। हम ऐसा सिस्टम कंसिडर करके चले हैं अभी। ठीक है, आइसोलेटेड एंड क्लोज्ड सिस्टम। ओके, ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट, दोनों शब्दों का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ टू बॉडीज, मतलब दो बॉडीज हैं, दोनों का मास कितना है, m1 एंड m2। एक का मास m1, दूसरे का मास m2। डायग्राम बनाएंगे आप लोग। m1 को मैंने थोड़ा बड़ा माना है, m2 को मैंने छोटा माना है। ठीक है, मतलब कम मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये किस वेलोसिटी, ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी है,
u1, इसकी u2, ठीक है। अब मैंने कंडीशन मानी है u1 ग्रेटर देन u2, u1 क्या माना है, u2 से बड़ा माना है। अगर मैं u2 को बड़ा मान लेती और u1 को छोटा, ये कार है और ये ट्रक है, ठीक है। कार वाला चल रहा है 100 की स्पीड पे, ट्रक वाला चल रहा है 40 की पे, क्या कार को कभी पकड़ पाता, कभी भी नहीं पकड़ पाता, ठीक है, नहीं पकड़ पाता। इस केस में दोनों कभी कोलाइड नहीं करते। बट ये साइकिल वाला है, ठीक है, ये कौन है, साइकिल है, ये साइकिल वाला है और ये मोटरसाइकिल है। आप बताओ भाई, साइकिल वाला मैक्सिमम कितनी स्पीड चला ली, मान ले उसने 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मोटरसाइकिल वाला कितनी स्पीड चला रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ देर में तो टकरा ही जाएगा। अब जो रास्ता है वो सिर्फ इतना सा है, उसमें से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग, ठीक है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अब ओवरटेक नहीं कर सकते, मान लो ये 15 की स्पीड पे चल रहा है, ज्यादा तेज ये भी नहीं चल रहा, 15 की स्पीड पे चल रहा है, ठीक, ओके, 15 की स्पीड पे चल रहा है। अब ये तो इसको पकड़ लेगा, थोड़ी 1 मिनट में नहीं तो 2 मिनट में पकड़ लेगा, 2 में नहीं तो 3 में पकड़ लेगा, है ना, बट पकड़ लेगा ना, कभी तो इसको पकड़ ही लेगा। अब ये जब इसको पकड़ लेगा तो यहां पर आते ही इसको दिखेगा कि टकराएगा, तो इसको टक्कर मार देगा, क्योंकि ब्रेक्स नहीं है, इस मोटरसाइकिल वाले के ब्रेक फेल हो गए हैं, ठीक है। अब ब्रेक नहीं है, ब्रेक फेल हो गए हैं, तो ब्रेक फेल हो गए तो इसके साथ कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। यहां पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया, टकरा गई। क्यों, क्योंकि ओवरटेकिंग पे नहीं थी, रास्ता था ही नहीं भाई, ओवरटेक कहां से करता, ब्रेक फेल हो गए थे। अब ब्रेक फेल हो गए हैं तो ब्रेक भी नहीं मार सकता, तो कोलिजन होगा ही होगा, ठीक है, कोलिजन होगा ही होगा। किस केस में हो रहा है, u1 क्या है, ग्रेटर देन u2। अब देखो ये क्या हुआ, ये m1 है और ये m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2 और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1, ठीक है। अब ये जो मोटरसाइकिल वाला है, इसके मोटरसाइकिल में कुछ खराबी आ गई, ठीक है, मोटरसाइकिल में कुछ खराबी आ गई, तो अब जब मोटरसाइकिल में खराबी आ गई तो ये कुछ कम स्पीड से चलने लगा, ठीक है, कुछ कम से, मान लो ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा और ये कितनी स्पीड से चलने लगा, 17 किलोमीटर पर आवर, ना ज्यादा हो गई ना, बहुत ही ज्यादा हो गई। मान लो ये कितने से चलने लगा, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये कितने की से चलने लगा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड ये हो गई। ये तो बेटा मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेकर बताया है आप लोगों को, ओके, ओनली एग्जांपल लिया है, मत कि ऐसा हुआ है। बॉल्स के केस में ऐसा हो जाता है कि एक बॉल दूसरी बॉल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, ठीक है, बट साइकिल मोटरसाइकिल का कहाँ रिलेशन, लेकिन आप लोगों को एग्जांपल दे दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैडम कहना क्या चाहती है, ठीक है, तो समझ में अच्छे से आया होगा और भूलोगे नहीं, आई थिंक नहीं भूलोगे। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, v2 ग्रेटर देन हो गया v1, लेट अस से इट, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, तो v2 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया v1। ये था जो यहां तक हमने लिख रखा है, ठीक है। अब हमें निकालनी है वेलोसिटीज। अब हम बताना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दूसरा हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटीज, कि आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटीज होंगी, किस तरह से वेलोसिटी इफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो इससे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, डायग्राम को बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, ये v1 और ये v2, v1 ग्रेटर है किससे, v2 से, v1 किससे ग्रेटर है, v2 से ग्रेटर है, तो जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, v1 माइनस v2। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो इस तरह से, अगर एक की भी अपोजिट होती तो बीच में प्लस का साइन आ जाता। अब तक तो तुम रिलेटिव वेलोसिटी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होगे, ठीक है, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन हो गई, उसके बाद क्या हो गया आपके, सॉरी, अप्रोच में u1 u2 है ना बेटा, u1 माइनस u2,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आ गई, v2 माइनस v1, बिकॉज v2 इज ग्रेटर देन v1 इन दिस केस, तो हमने क्या लिख दिया, v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये क्लियर होगा, डाउट नहीं होना चाहिए अभी यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखो भाई, लीनियर मोमेंटम लिखो, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम कितना है, इसको बोलो फर्स्ट, इसको सेकंड, m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमें पता है जो हमने की रूल्स पढ़े थे, अब ये इक्वेशन याद रखना भाई, तुम ये भी नहीं है ना तुम क्लास में और तुम बता दो कि मैडम ये इक्वेशन मानी थी मैडम को याद रखनी पड़ेगी। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैं एलएम लिखूंगी भाई, तुम कंप्लीट लिखना। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो यहीं पर लिख रही हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर मैंने बोल दिया इसको 6 और इसको बोल दिया 7। ठीक है, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और ये वाली हो जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, इसी तरह हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर एज कोलिजन इज परफेक्ट, एज कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर बराबर, ये कोलिजन लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया, इक्वेशन नंबर 8 डाल दो इसको, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब यहां से आप लोग कुछ निकाल सकते हैं, हम निकाल तो हम देंगे कुछ ना कुछ, है ना, करो यहां से u2 को, मतलब जो आफ्टर वाली चीजें, जो u2 है, एक बॉडी की एक तरफ ले आओ, दूसरी की दूसरी तरफ ले जाओ, करो, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा बेटा, हाफ m1 कॉमन, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, हाफ m2 कॉमन, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन से निकालना चाहो इसी तरह तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2, m1 कॉमन क्या आ जाएगा, u1 ओवर u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लो आप लोग 9 और इसको कह दो 10। ठीक है,
डिवाइड इक्वेशन 10/9, 10 को 9 से डिवाइड कर दो, लिखो यहाँ पर m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले के खोलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, क्या आएगा a प्लस बी माइनस और इंटू में a माइनस में b, यही बनता है ना, बनेगा भाई बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से u1 माइनस v1 तो ऊपर नीचे कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, तो क्या बनेगा आपके पास u1 प्लस v1 लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में क्या बचेगा v1 प्लस v2 प्लस u2, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 11 को संभाल के रखो, ओके। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया किसके लिए, एनर्जी के लिए, सॉरी वेलोसिटीज के लिए, ठीक है, वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन आ गया, तो आप यहां से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसी इक्वेशन से u2 माइनस u1 किसके बराबर आ गया, मैं u1 को इधर ले गई, v2 को इधर ले आऊं, v1 माइनस v2 के, ठीक है। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो E किसके बराबर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। आपको अगर ध्यान हो तो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लिख दो यही थी u2 माइनस u1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी, v1 माइनस v2, दोनों बराबर हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो हेंस E इक्वल्स टू 1 इन इलास्टिक कोलिजन, लिख देना भाई, E 1 होता है इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो एक चीज प्रूव हो गई। सेकंड अब हम देखना चाहते हैं वेलोसिटीज के बारे में, ठीक है, कि वेलोसिटी कितनी कितनी होगी हमारे पास। तो यहां से u1 निकालना चाहते हैं हम, तो u1 निकाल दो, u1 कितना हो जाएगा, u1 बराबर v2 प्लस u2 माइनस में v1, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो u1 की, पहले u2 निकाल लेते हैं, तो चलो m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, और ये वाली वैल्यू पुट कर दो u1 की जगह माइनस m1 इंटू में u1 की जगह ये v2 प्लस u2 माइनस में v1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 11 थी, याद रखना, ओके। इसको सॉल्व करो, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 माइनस माइनस प्लस m1 v1। अब जो कट रहा है वो काट दो, कट तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये m1 v1 और m1 v1 2m1 v1 बन गया, तो क्या आ जाएगा m2 u2 बराबर m2 v2 माइनस यही था ना, m2 v2 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 v1, ठीक है। अब m2 वाली टर्म्स को एक साइड में लेकर जाएं तो u2 तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, इसको इरेज करो भाई। हम निकालेंगे आफ्टर वाली, इनिशियली तो हमें पता ही है, इनिशियली तो गिवन ही है, तो आफ्टर वाली निकालेंगे ना, u2 नहीं v2 निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक डालो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी है कोलिजन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया था, v1 माइनस v2 बराबर u2 माइनस u1। यहां से अगर v1 की वैल्यू निकालना चाहें या v2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, v1 निकाल दें, v1 निकाल देते हैं, v2 निकालो, v2 को उधर ले जाओ, बाकी सारी चीजों को इधर, v1 माइनस u2 प्लस u1, तो ये हो जाएगा ना v1 प्लस u1 माइनस u2। ये तो मैथमेटिकल है, कर लोगी,
V2 को मैं उधर लेकर गई क्योंकि मैं V2 निकालना चाहती हूँ, ठीक है, और बाकी चीजों को एक तरफ ले आई, ओके, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आई, V2 इधर माइनस का था ना इसलिए उसको उधर ले गई हूँ, ओके। अब इस V2 को आप यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2U2। इस इक्वेशन में आप V2 को पुट कर दो, V2 को पुट करेंगे, करो भाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास M1V1 प्लस M2 V2 की जगह V1 प्लस U1 माइनस U2 बराबर M1U1 प्लस M2U2, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, M1V1 बराबर प्लस M2V1 प्लस M2U1 माइनस M2U2 बराबर M1U1 प्लस M2U2। M1V1 V1 निकालना है ना, V1 वाली टर्म्स को एक तरफ रख लो, बाकी को एक तरफ ले जाओ, रखो, V1 कॉमन ले लो यहां से, M1 प्लस M2 किसके बराबर आ जाएगा, M1U1, ये एक M2U2 इधर प्लस का है, इधर माइनस का, इधर लेकर जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2M2U2, ठीक है। यहां से M2 कॉमन ले लो बेटा, M1U1 माइनस M2 कॉमन लेंगे तो अब क्या आ जाएगा, M2 कॉमन लो, क्या बचेगा U1 माइनस 2U2, ठीक है, माइनस के साथ कॉमन लेंगे, और अगर प्लस के साथ कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, प्लस ले ले बाहर, एक काम करो, इसको कॉमन ना लेके यहां से U1 कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2U2। V1 हमें निकालना है, तो यहां से V1 तो रखो एक साइड, ये M1 M2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इनटू में U1, नेक्स्ट प्लस 2M2 और U2 की वैल्यू 2M2U2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B आफ्टर कोलिजन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत हो गया है, काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।